Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study malaria as an example of biological method. Regarding its history, the name malaria is based on two Italian words. Mala means bad and area means air. ये नाम क्यों रखा गया? Because it was common in low marshy areas. So people in Italy thought that there is something bad with the air. That is why people are getting sick. And it was thought that the main reason is air or it is due to related with the marshy water. So some volunteers drank marshy water but they didn't develop disease. कि ये बीमारी जो हो रही है उन इलाकों में जहाँ पे पानी ज़्यादा खड़ा रहता है या तो वहाँ की लोग समझते थे हवा ख़राब हो जाती है या वो जो मार्शी वाटर है खड़ा पानी है दलदली सा पानी है वो बीमारी कॉज कर रहा है असल में इट्स अ वेरी एंशियंट डिजीज इंसानों से पहले की ये डिजीज है इंसानों से पहले का इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो दुनिया में मौजूद था और मलेरिया जो है बहुत से जानवरों को होता है बर्ड्स में रेप्टाइल्स में मैमल्स में बहुत से ग्रुप्स हैं जिनको के मलेरिया होता है और ह्यूमन एवोल्यूशन या ह्यूमन अराइवल ऑन अर्थ से पहले ये डिजीज मौजूद है एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ मेजर किलर डिजीज थ्रू आउट हिस्ट्री एक जो अंदाजा है अल्लाह का शुक्र है अब तो इसका ट्रीटमेंट मौजूद है हम इन पे डिस्कस भी करेंगे बल्कि बीच में तो एक अंदाज़ा ये कि मोर देन 50 बिलियन अभी कितनी आबादी है 7 बिलियन से ज़्यादा एक अंदाज़ा ये कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो हुई हैं वो मलेरिया की वजह से हुई हैं क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट नहीं था तो ज़्यादा लोग इससे बीमार होके फौत हो जाते थे और 50 बिलियन से ज़्यादा लोग एक अंदाजे के मुताबिक इस बीमारी से मर चुके सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेजर किलर अच्छा उस वक्त इसको कैसे डिस्क्राइब किया गया था एज चिल्स फीवर एंड रिकरेंट अटैक कि सर्दी लगती है कपकपी तारी होती है बुखार होता है तेज और बार बार एक फिक्स टाइम एक्चुअली मलेरिया इंसानों में भी कई तरह का है इसकी जो वैरायटीज हैं वो एनिमल्स की भी बहुत हैं और ह्यूमंस की भी बहुत हैं ह्यूमन की कोई वैरायटी में जो रिकरेंट अटैक होता है किसी में 6 घंटे बाद होता है किसी में 12 घंटे बाद होता है किसी में 24 आवर्स के बाद होता है किसी में 48 आवर्स के बाद होता है तो देर आर डिफरेंट रिकरेंट अटैक टाइमिंग्स अच्छा ये जो पिक्चर है ये क्या शो कर रही है कि जब अमेरिका में लोग गए यूरोप से तो वहाँ के जो नेटिव लोग थे वहाँ से उन्हें पता चला कि डिफरेंट फीवर्स के लिए वो एक प्लांट यूज करते थे जो कि फीवर को ट्रीट करता था ठीक है वो प्लांट जो था बेसिकली इट वाज ट्रांसपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप उस प्लांट का नाम था क्वीना क्वीना अच्छा उसी प्लांट से वो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता था लेकिन जाहिर सी बात है पूरे कॉन्टिनेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई तो वो जो क्वीना क्वीना बार्क था वो कम जब हो गया तो वहां पे लोगों ने ना जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने करप्शन की कि क्वीना से मिलता जुलता एक और प्लांट था सिंकोना उसके बार्क को अमेरिका से भेजा एज ट्रीटमेंट फॉर फीवर लेकिन वो असल प्लांट नहीं था लेकिन ये करप्शन बहुत फेवरेबल साबित हुई क्यों क्योंकि वहां जाके एक्चुअली उस वक्त जब ये यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे उस वक्त अमेरिका में मलेरिया इतना नहीं था कॉमन फीवर्स थे लेकिन यूरोप में अफ्रीका में एशिया में बहुत मलेरिया का इंसिडेंस था तो ये जो सिंकोना बार्क थी दैट वाज एन एक्सलेंट ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया और ये पहला ट्रीटमेंट था जो कि सक्सेसफुल साबित हुआ इन यूरोप और उसमें बाद में फाइंड आउट किया गया कि जो दवाई थी जो केमिकल था विच इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मलेरिया इज क्विनीन अब और बहुत तरह के प्लांट्स को भी यूज किया जा रहा है प्लांट सोर्सेज को क्योंकि अब जो मौजूदा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है वो क्विनीन से उतनी अच्छी तरह नहीं किल होता और आर्टिमीजिया एक प्लांट है उससे जो प्लांट एक्सट्रैक्ट को ज्यादा बेहतर उसका इफेक्ट है मलेरियल कंट्रोल डिस्कवरी ऑफ मलेरिया अब देखें लाखों साल से ये बीमारी है पता चल गया कि उसके सिम्टम्स ये जो है इसको कहते हैं सिम्टम्स कि ये बीमारी क्या है कैसे पहचाना जा सकता है इसका पता चल गया ये भी पता चल गया खतरनाक बीमारी है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है इससे और इलाज भी ठीक है जी पता चल गया लेकिन ये नहीं पता चला कि बीमारी है क्या 200 ईयर्स गुजर गए इस तरह इलाज भी पता चल गया ठीक है जी यानी 1600 में कहीं इलाज भी पता चल गया
बीमारी चल रही है, लोगों को हो रही है, इलाज हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि बीमारी किस वजह से हो रही है। सो इन 1878 डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम पे काम किसने शुरू किया? एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसका नाम था लेवरन। उसको ये हुआ कि भाई ये एक बीमारी है जो इतने लोगों को हो रही है, आखिर इसकी व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिजीज। सो ही उस वक्त तक माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हो चुकी थी। ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स अंडर माइक्रोस्कोप एंड ही डिस्कवर्ड टाइनी क्रीचर्स, और उनका नाम रखा गया प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, ये ब्लड सेल्स हैं, नॉर्मल ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स माइक्रोस्कोपी में इस तरह के नजर आते हैं स्टेनिंग के बाद। और ये जो सेल्स हैं जिनमें कुछ स्पेसिफिक चीजें और ज्यादा नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम। अच्छा, लेवरन बेचारे की बात जो है ना फौरन से नहीं मानी गई। ये नहीं हुआ कि लेवरन ने कहा और लोग मान गए। हालांकि लेवरन ने काम भी किया, ये लेवरन है, और उसकी ये ड्राइंग्स हैं एग्जैक्ट जो उसने बताई, और उसने डिफरेंट स्टेजेस के, ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, फिर इसमें ग्रोथ हो रही किसी ऑर्गेनिज्म की होते होते, और फिर वो बर्स्ट कर रहा है, उसमें से निकल रहे हैं वगैरह, बहुत सारी स्टेजेस तकरीबन उसने ड्रॉ करके बताई। लेकिन अदर साइंटिस्ट डिड नॉट बिलीव। 2 साल के बाद कुछ और फिजिशियंस थे, उन्होंने भी मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में क्रीचर्स देखे। 3 साल उसके भी बाद जो है ना सेकेंड डिस्कवरी के फिर दोबारा देखे गए, तब जाके साइंटिफिक कम्युनिटी मानी कि हाँ जी वाकई मलेरिया इज ड्यू टू सम कॉजेटिव एजेंट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, और उसका नाम रखा गया प्लाज्मोडियम। कैसे माने? क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट या बायोलॉजिकल मेथड कैसे कॉज ऑफ मलेरिया को, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस, उसको जितनी ऑब्जर्वेशंस थी उसके लिहाज से हाइपोथेसिस बनाया गया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है जी, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया क्या है? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशंस हुई होती हैं उसके लिहाज से एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जो कि उन ऑब्जर्वेशन पे बेस करे। अब ये 19th सेंचुरी तक क्या ऑब्जर्वेशन हो गई थी कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज में ज्यादा होता है, क्विनीन जो है वो उसका इफेक्टिव ड्रग है, और ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया, और ये कि प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी, और उनके लिहाज से जो हाइपोथेसिस बनाया गया वो ये था, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इससे डिडक्शन क्या बनाई गई? डिडक्शन हमेशा किस पैटर्न पे होती? इफ और देन लॉजिक पे। ठीक, if plasmodium is the cause of malaria then all the patients ill with malaria should have plasmodium in their blood। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमने हाइपोथेसिस ये बनाया है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग मलेरिया के पेशेंट हैं उनमें उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नजर आना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया? 2 ग्रुप्स लिए गए, 100 मलेरियल पेशेंट्स, 100 हेल्दी पर्सन। 100 मलेरियल पेशेंट्स जो हैं वो पिछला लेक्चर याद करें, हमने कहा था कि एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं कम से कम, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। इस केस में ये जो है मलेरियल पेशेंट ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, और हेल्दी पर्सन जो है ये क्या, ये कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी फर्टिलाइजर का इफेक्ट देखना है तो हमने कोई ऐसा प्लांट भी ग्रो करना है जिसको हम सब कुछ वही दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसमें वो फर्टिलाइजर नहीं है। तो यहाँ पे जो हेल्दी पर्सन है उनकी सारी चीजें वही, उसी इलाके जहाँ जिस इलाके के वो 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए गए हैं, उसी इलाके, उसी एज ग्रुप, उसी सारी चीजों के लिहाज से हेल्दी पर्सन भी लेने होंगे, तो वो उसका कंट्रोल ग्रुप। तो साइंटिस्ट ने फिर ये किया कि मतलब एक स्टडी की, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया गया, 100 हेल्दी पर्सन उसी इलाके के लोगों का ब्लड लिया गया जो उसी एज ग्रुप के, उसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के, उसी सिटी वगैरह के थे, उसी पॉपुलेशन के थे। ठीक है जी, रिजल्ट क्या आया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम आया, लेकिन कुछ हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी आ गया। 100 में से 7 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये फिर बाद में पता चला कि प्लाज्मोडियम जो है जो पॉजिटिव एजेंट है, ये पहले ब्लड में एंटर होता है, फिर इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी जिस्म में घुस जाता है, लेकिन अभी बीमारी शुरू नहीं हुई होती है, कुछ दिन होते हैं। अब ये क्योंकि कई तरह का मलेरिया है इसलिए इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट है, 2 to 7 डेज जो है वो जनरली इनका इंक्यूबेशन। यानी ये जो हेल्दी पर्सन में से 7 लोग थे, इन 7 लोगों में क्या होगा, थोड़े दिनों बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद मलेरिया इनको शुरू हो जाएगा। इनके जिस्म में ये बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम दाखिल हो चुका है। अब जो इल पेशेंट्स हैं, उनके पर्सन्स हैं, उनके तो सारों के 100 के 100 ब्लड में था,
और 7 हेल्दी पर्सन थे जिनको अगर बाद में ऑब्जर्व किया हो तो उनको मलेरिया डेवलप हो गया, और बाकी 93 जो है वो हेल्दी रहे विद टाइम। सो हाइपोथेसिस इज प्रूव ट्रू। ये जो बात लेवरन ने कही थी कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये उसके कहने के कई सालों बाद एक्सपेरिमेंटली प्रॉपरली प्रूव भी हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, जिसको बायोलॉजिकल मेथड के जरिए समझा गया। फिर इसको ये एंट्री कैसे हो रही है, सेकंड पॉइंट क्या है कि प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है ब्लड में। ये तुम्हें पता चल गया कि एक बीमारी है जिसमें कि सर्दी लगती है, बुखार चढ़ता है, बार बार थोड़ा फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, कमजोर हो के बंदे डेथ भी हो सकती है, और को नींद दी जाए तो ठीक हो सकता है। और लेवरन की कोशिशों से पता चल गया कि कॉज जो उसका है वो प्लाज्मोडियम है। अब 1883 में, अब ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम को याद रखें, लेवरन ने कब कहा था? 1878 में। अब उसी जमाने में यानी मलेरिया पे बहुत काम हो रहा है, तो इसके कुछ ही अरसे बाद अभी यानी वो वाले एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं ऑलमोस्ट प्लाज्मोडियम वाले। एएफए किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस जो है वो लिस्ट की मलेरिया के मामले में, और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो ये हैं कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, कि जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा चांस है मलेरिया होने के। और वो लोग जो कि मच्छरदानी लगा के यानी फाइन नेट्स लगा के सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है उसके मुकाबले में जो बगैर नेट्स के सोते हैं। और वो लोग जो कि स्मोकी फायर अपने इर्द गिर्द जला के सोते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। इस तरह की कोई 20 ऑब्जर्वेशन थी जो सारी की सारी मॉस्किटोज और उस चीज़ों से रिलेटेड थी। ठीक है जी। कि उसने, अच्छा अब ये वैसे मैंने इस पे थोड़ी सर्च भी ज़्यादा की थी। एएफए किंग वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि यूरोप में ये ऑब्जर्व किया। अफ्रीका में क्योंकि पहले से मलेरिया बहुत ज़्यादा था, इसलिए इनको हज़ारों साल पहले से पता था कि मलेरिया और मॉस्किटो का कोई रिलेशनशिप है। लेकिन ये कि उस वक्त इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी ट्रैवल नहीं करती थी, बल्कि हो सकता है शायद अभी भी कुछ इलाकों में कुछ बातें हों जो बाकी इलाकों वालों को ना पता हो। बहरहाल, सो 1883 में एफ ए किंग इन यूरोप वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने के हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, सजेस्ट किया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम and so are involved in the spread of malaria. अब इससे कई डिरेक्शंस बन सकती हैं. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquito. एक तो ये हो सकता है. दूसरी क्या बात होती है? If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then a mosquito can get plasmodium by biting a malarial patient. इसका अगला भी डिडक्शन हो सकता है. If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then mosquitoes with plasmodium can infect other persons वगैरह वगैरह. पूरा लाइफ साइकिल समझ आ जाएगा अगर सब कुछ समझ. इससे पहले कि हम आगे एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगले एक्सपेरिमेंट्स में कई मॉस्किटोज की बात हो रही है, इसलिए पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज की बात कर लेते हैं. अल्लाह की कुदरत है, प्लाज्मोडियम बहुत तरह के हैं, मलेरिया बहुत तरह के हैं क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर, और प्लाज्मोडियम का जो कैरियर है वो है मॉस्किटो. ठीक है जी. और मॉस्किटो भी कई तरह के हैं. एक है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये ज्यादा बर्ड्स को काटता है, हमें भी काटता है लेकिन ज्यादा बर्ड्स को काटता है. ये है एनोफिलीज मॉस्किटो जो हमें ज्यादा काटता है, और मलेरिया के स्प्रेड में ये इन्वॉल्व है एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन मलेरिया में. क्यूलेक्स मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन बर्ड मलेरिया स्प्रेड, एनोफिलीज मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन ह्यूमन मलेरिया स्प्रेड. और ये एडिस मॉस्किटो, ये डेंगी फीवर का मॉस्किटो है जिसको अभी पिछले अरसे कुछ अरसे से पाकिस्तान में क्योंकि डेंगी ज्यादा हुआ है, हम एंड पे इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इनकी शक्लें जो है वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि किस तरह की है. ठीक है जी. अच्छा, अब हम इनके लिहाज से क्योंकि हमने मॉस्किटो पहचान लिए, क्यूलेक्स बर्ड्स में मॉस्किटो में मलेरिया फैला रहा है. अच्छा, एक और बात हाँ साथ ही कि जो मॉस्किटोज हैं वो बेसिकली उनकी बेसिक फूड जो है वो ह्यूमन ब्लड नहीं है. द बेसिक फूड ऑफ ऑल मॉस्किटोज इज प्लांट जूसेस. इसलिए जहाँ पौधे होते हैं, अगर शाम को आप कभी वॉक के लिए निकले तो आप देखेंगे पौधों के ऊपर एक झुंड सा ढेर सारे मॉस्किटोज उड़ रहे होते हैं. ठीक है. The primary food of mosquitoes is plant juices, but for laying eggs, the female mosquitoes need dose of blood. ठीक है. अब वो blood बर्ड्स का भी हो सकता है, ह्यूमंस का भी हो सकता है, रेप्टाइल्स का भी हो सकता है और मैमल्स का भी हो सकता है. ठीक है जी. तो ऑल द मॉस्किटोज जो हमें बाइट करते हैं ऑलवेज दे आर फीमेल मॉस्किटोज.
यानी जो गार्डन वगैरह में या प्लांट्स के ऊपर जो मस्कीटोज होते हैं वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन घरों के अंदर जो घुस के मच्छर हमें काट रहे होते हैं दे आर ऑलवेज फीमेल मस्कीटोज। और वो बहुत छोटे नहीं होते, हमेशा वो थोड़े से बड़े हो चुके होते हैं। बहुत छोटे वाले मस्कीटोज जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट जूसेस को ही सक करते हैं। सो जब एग लेइंग के करीब पहुंचते हैं ये मस्कीटोज तो फिर उन्हें रिक्वायरमेंट होती है दैट दे नीड द ह्यूमन द ब्लड ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी। अब जो प्लाज्मोडियम एंट्री इन ब्लड या इसको ही हम ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखें। अब इसका जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन एएफए किंग ने किया था। साथ ही उसी जमाने में 1880s में ही ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो इंडिया में काम कर रहा था एज डॉक्टर, उसका नाम था रोनाल्ड रॉस। उसने एक्सपेरिमेंट्स इसी चीज के ऊपर शुरू किए हुए थे। ठीक है, यानी कि अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी में देखें तो हो सकता है कोई कहीं कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हो, उसके मुताबिक कहीं कोई हाइपोथेसिस डेवलप कर रहा हो, दुनिया के तीसरे हिस्से में कोई उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही हो रहा है, कंबाइंड एफर्ट है पूरी दुनिया के साइंटिस्ट की। सो व्हाट ही डिड, ही अलाउड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। ठीक है जी, उसने फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो लिए, उसने यानी आइडेंटिफाई किए ये कई तरह के मस्कीटो हैं और ये जो है ना ये मलेरियल स्प्रेड में इन्वॉल्व है। और उसने मलेरियल पेशेंट उसके हॉस्पिटल में जो एडमिट थे उनको काटने दिया उन मच्छरों को। ठीक है, और फिर उन मच्छरों को मतलब ट्रैप, जैसे पेशेंट को रखा नेट के अंदर, मच्छरदानी जिसको उर्दू में कहते हैं, और उसमें 2-3 मस्कीटो छोड़ दिए एनोफिलीज मस्कीटो फीमेल। फिर उन्हीं मस्कीटोज को पकड़ लिया और एक को एक दिन मारा, एक को दूसरे दिन मारा, एक को तीसरे दिन मारा, किल किया उन मस्कीटोज को लेटर। और डिफरेंट उनकी उसके बॉडी पार्ट्स को स्लाइड्स बना के स्टडी किया, उसके माउथ को, उसके स्टमक को, उसके और बॉडी पार्ट्स, और पता चला कि प्लाज्मोडियम वाज मल्टीप्लाइंग इन मस्कीटो स्टमक, कि मस्कीटो के स्टमक में उसे प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होते हुए मिल गए। बड़ा ही मुश्किल ये काम था, बहुत ही बारीक। देखिए मस्कीटो कितना छोटा होता है, फिर उसको डायसेक्ट करके उसका स्टमक निकालना, उस स्टमक की स्लाइड बनाना, और उसमें और बहुत बारीक चीज प्लाज्मोडियम को ढूंढना। तो ये उस जमाने में उन फैसिलिटीज के साथ ये काम रोनाल्ड रॉस ने किया। ठीक है, अब ये तो से पता चल गया, यानी अभी जो हमने पिछला जो एक कई बनाए थे, एक ये था कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटो, ये भी रॉस के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। और मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट, ये भी बात, दोनों बातें इस वाले एक्सपेरिमेंट से इसके प्रूव हो। लेकिन रोनाल्ड रॉस यहाँ नहीं रुका, उसने कहा, सोचा कि मैं इस चीज को मजीद स्टडी करूं। उसके लिए उसने उसको बर्ड्स में भी इंटरेस्ट था, और उसने ये देखा था कि बर्ड्स को भी हो जाता है मलेरिया, और खास तरह के मच्छर हैं जो कि बर्ड्स को काटते हैं। ठीक है, बर्ड्स में पर्टिकुलरली उसने स्पैरोज को यूज किया था, वैसे तोतों वगैरह को भी बहुत सारे बर्ड्स को हो जाता है मलेरिया। और किसकी वजह से फैलता है? इस मस्कीटो की वजह से, क्यूलेक्स मस्कीटो। उसने फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो यूज किए और उनके जरिए उसने बर्ड्स में स्टडी किया मलेरिया को। बर्ड्स में कैसे करते हैं ये देखें, ये क्यूलेक्स मस्कीटो है, ये स्पैरो है। अगर इस क्यूलेक्स मस्कीटो को मलेरिया है, सॉरी, अगर इस बर्ड को मलेरिया है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो इसको जब बाइट करेगा क्यूलेक्स मस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, तो इसमें से, इसके ब्लड में से प्लाज्मोडियम इसमें आ जाएगा, और जब ये इसके स्टमक के अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा, अगली दफा जब ये किसी बर्ड को काटेगा, ऐसा बर्ड जो हेल्दी है, देखिए इस तरह उसको जब काट रहा होगा, तो फिर क्या होगा कि वो उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देगा प्लाज्मोडियम अपने माउथ पार्ट से, और उसको बीमार कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, ये बात यानी क्यूलेक्स मॉस्किटो और स्पैरो बर्ड्स में मलेरिया का रिलेशन किसने फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंट के जरिए? रोनाल्ड रॉस ने। 1898 में, ये 1880s में इसने सारा काम कर लिया था। 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन ह्यूमंस, और किंग हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया। ठीक है, किंग का हाइपोथेसिस क्या था? ये वाली जो बातें थी कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। वही एक्सपेरिमेंट जो रोनाल्ड रॉस ने क्यूलेक्स मस्कीटो और स्पैरोज के साथ किया, इटालियन बायोलॉजिस्ट ने वॉलंटियर्स लिए और उन्होंने फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो और मलेरियल पेशेंट्स और हेल्दी पर्सन्स को लिए। ठीक है जी, यहाँ पे इस वाले लाइफ साइकिल को देखें। आपकी बुक में और सिंपलीफाइड डायग्राम बनी हुई, आप इसको समझ लेंगे और जो बात में नहीं बताई थी तो आपको बुक की डायग्राम भी क्लियरली समझ में आएगी। देखें, ये मलेरियल पेशेंट है जिसका ब्लड
इन्फेक्टेड है। क्यों इन्फेक्टेड है? उसमें क्या ग्रो कर रहा है? प्लाज्मोडियम। उसको जब एक मॉस्किटो जिसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं है बाइट करेगा, ये कौन सा मॉस्किटो है? एनोफिलीज मॉस्किटो। एनोफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करेगी फीमेल, तो जब ब्लड सक करना है इस मॉस्किटो ने, तो इसकी ब्लड के साथ प्लाज्मोडियम को भी सक कर लेना, और वो ब्लड उसके स्टमक में जाएगा, साथ ही प्लाज्मोडियम भी जाएगा। प्लाज्मोडियम का कुछ लाइफ साइकिल का स्टेप यहाँ होगा। इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है ना, अब फिर जब दोबारा किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, तो जब वो अपनी नीडल उसके स्किन में चुभोएगा, तो फिर क्या होगा कि सिरिंज की तरह यूज करते हैं ये अपने माउथ पार्ट्स को, कि खून तो पिएगा नॉर्मल हेल्दी पर्सन का, लेकिन साथ ही उसमें प्लाज्मोडियम भी घुसा देगा। अब वो प्लाज्मोडियम पहले पेशेंट के लिवर में जाता है, वहां पे ग्रो करता है, फिर ब्लड सेल्स में जाता है, वहां पे ग्रो करता रहता है, और बार बार ग्रो करता रहता है। रेड ब्लड सेल्स को फाड़ता रहता है, रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट, ये देखें सारे रेड ब्लड सेल्स इकट्ठे बर्स्ट करते हैं, इसलिए वो चिलिंग प्रोड्यूस होती है, और फिर केमिकल्स और टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो फीवर होता है। और हर 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद ये काम होता चला जाएगा, जब तक कि उसको किसी दवाई यानी कोई नीम वगैरह से ट्रीट ना किया जाए, एंटी मलेरियल ड्रग से। अच्छा, ह्यूमंस की तो स्किन बड़ी जगह है जहाँ पे एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट कर सकें और मलेरिया स्प्रेड कर सकें, लेकिन बर्ड्स को सोचेंगे, बर्ड की तो पूरी बॉडी के ऊपर फेदर होते हैं, तो वो कहाँ उसको बाइट करते हैं? ये देखें, ऐसे बाइट करते हैं लिड्स के ऊपर। अब इन बेचारों के हाथ तो, वैसे हमारे हाथ होते हैं तो हम कौन सा मच्छरों को रोक पाते हैं, लेकिन इन बेचारों के तो हाथ भी नहीं होते कि वो उस तरह इनको हटा सकें। मच्छर जो है ना, ये आके इनकी आईलिड्स के ऊपर काटते हैं और ब्लड सक करते हैं। अगर हेल्दी को काट लिया ऐसे मच्छर ने जिसके अंदर मलेरिया, तो वो उसको बीमार कर देगा। और बीमार वाले को अगर ठीक वाला, यानी मच्छर भी दो तरह के, इंसान और या पेशेंट्स भी दो तरह के, ऐसे ह्यूमन जिनके अंदर मलेरिया नहीं है उनको हम कहेंगे हेल्दी, रिगार्डिंग मलेरिया हो सकता है, उन्हें कोई और बीमारी हो, और जिनके अंदर प्लाज्मोडियम है तो वो मलेरिया पेशेंट है। और मच्छर भी दो तरह के हैं, एक वो जिनमें प्लाज्मोडियम है, एक वो जिनमें प्लाज्मोडियम नहीं है। सो जो मेन फोकस है, अच्छा थोड़ा सा मस्कीटो बाइट को भी देख लें। ये मस्कीटो के माउथ पार्ट्स की स्कीमेटिक स्केच है, इसको समझ, बस इतना सा सिर्फ समझ लें कि इसके माउथ में ना एक लंबा सा पोर्शन होता है जिसको वो सिरिंज के तौर पे यूज करते हैं, और हमारी स्किन में जहाँ उसको जो जगह मिलती है, वही मैंने अभी दिखाया, बर्ड की तो थोड़ी जगह, हमारी तो पूरी स्किन तकरीबन, सिर्फ सर पे नहीं काट सकते क्योंकि बाल होते हैं, इसीलिए बिल्लियों को नहीं काट सकते मच्छर, बिल्लियों कुत्तों वगैरह को, क्योंकि उनकी फर होती है ना, फर उनको बचा के रखती है। अच्छा, अब ये देखें, जैसे मच्छर काट लेता है कुछ लोगों को मस्कीटो बाइट। अच्छा, एक ये भी बात है कि आपने ये नोट किया, जिस टाइम मच्छर काट रहा होता है उस टाइम पता नहीं चलता, क्यों? क्योंकि जब ये अपनी ये सिरिंज हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है ना मस्कीटो, तो उस वक्त वो साथ ही थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी डालता है कि हमें उतनी देर नहीं पता चलता, बाद में हमें बहुत देर तक खारिश होती रहती। और दूसरा वो एंटीकोगुलेंट भी डालता है, क्योंकि उसने ब्लड सक करना है कि हमारा ब्लड जल्दी से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाता है। एंटीकोगुलेंट भी डालता है और साथ वो सक भी करता है। अच्छा, अब जब ये एंटीकोगुलेंट और एनेस्थीसिया डालता है, तो साथ ही इसके अपने भी कोई केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको मच्छर काटे, उनके कोई खास इस तरह दाने से नहीं बनते, इन दानों को कहते हैं वेल्ट्स। और ये भी मच्छर को पता नहीं क्या मसला है कि भाई अगर उसने खून पीना है, अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क हमारे में लिख दिया, भाई एक जगह से काट लो, जितना पीना है पी लो, उड़ जाओ। नहीं, हम कुछ कह रहे, एक जगह काटेगा, दूसरी जगह काटेगा, तीसरी जगह, एक ही मच्छर इतनी जगह काट लेता है और सारी जगह पे अपने प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं। अच्छा, ये आपने नोट किया होगा कि कुछ लोगों को मच्छर काटे तो उन्हें इतनी खारिश भी नहीं होती, उनके ऐसे वेल्ट्स भी ज्यादा स्वेल नहीं करते, और कुछ लोगों को बहुत खारिश होती है और उनके वेल्ट्स स्वेल करते जाते दूसरे दिन उससे भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं जितने पहले दिन। ऐसे लोग जिनको दूसरे दिन वो ज्यादा बड़े हो जाते हैं, पहले दिन बड़े होना नॉर्मल है, दूसरे दिन अगर मजीद बढ़ जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोज पीपल आर एलर्जिक टू मस्कीटो बाइट। मस्कीटो जब बाइट करता है तो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में डालता है, खून निकालता है और कुछ केमिकल्स डालता है, तो जो केमिकल्स डालता है उनसे अगर एलर्जी हो तो फिर वो वेल्ट्स बड़े होते जाते हैं, और कुछ लोग तो बच्चे खारिश कर करके अपनी स्किन का सत्यानाश कर लेते हैं, खून निकाल देते हैं। उसका हल ये होता है, अगर वैसे तो मच्छर काटे ना तो पानी से उस जगह को धो लें, तो वो जितने केमिकल्स हैं ना वो थोड़े से वॉश हो जाएंगे, 2-3 दफा, 4-5 दफा उस जगह को पानी से, ताजे पानी से धोएं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयलिंग भी बेहतर होती है, कुछ सम पीपल से कि सरसों का तेल लगा लें, मतलब जिसको जो तेल सूट करता है वो हल्का सा अप्लाई करें। वैसे मैंने ये देखा है, अब पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर मुझे मच्छर काटे, मैं उस जगह को पानी से धो लूँ और फिर उसके बाद मैं विक्स लगा दूँ। विक्स के वैसे पता नहीं, अगर आपने वीडियोस देखी हो, कोई हजार मतलब 20-25 तरह के यूजेस हैं विक्स के।
तो अगर विक्स लगा लें तो वो इस तरह के वेल्ट्स कम बनते हैं, खारिश बाद में कम होती है। या अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो एलर्जी का प्रॉब्लम, जैसे मेरी बेटी को, तो मैं उसको रिजेक्स मुझे देनी पड़ती है। एक चम्मच अगर मच्छर काट लें और वो मोटे वेल्ट्स बन जाएं और किसी चीज़ से ना ठीक हो, फिर मैं उसको रिजेक्स का एक चम्मच देती हूँ, तो फिर वो उसका सबसाइड होता है, वरना नहीं होता, वो एलर्जी बहुत ज़्यादा उससे बढ़ जाती है। ठीक है। और वैसे विक्स अगर थोड़ी बहुत लगी हुई हो ना कहीं बॉडी पे, तो मच्छरों को उसकी स्मेल बुरी लगती है, वो नहीं आते करीब। अच्छा, मलेरिया के सिम्टम्स को हम देखते हैं, फिर हम प्रिवेंशन की भी बात करेंगे। पूरी बॉडी के ऊपर मलेरिया के इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है। सर्दी लग के बुखार चढ़ना और चिल्स, फीवर, और फिर फीवर उतरता कैसे? स्वेटिंग से। यानी अगर किसी को मलेरिया होगा तो उसको सर्दी, गर्मी भी होगी ना तो शदीद उसको सर्दी लगेगी, और ऐसे सर्दी से उसका पूरा जिस्म कांपेगा, और फिर तेज बुखार चढ़ेगा, और वो तेज बुखार कुछ देर के बाद स्वेटिंग होगी बहुत ज्यादा, पूरा जिस्म पे से पसीना आएगा और बुखार उतरेगा, साथ हेडेक होता रहेगा, और थकन होगी बहुत, पूरे जिस्म में दर्द होगा, बैक में भी बहुत पेन होगा, कफ भी हो सकती है उसके साथ, और नौजिया यानी मतली भी होगी, उल्टी भी आएगी, और यही सारी चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। ये सारे सिम्टम्स रिपीट होते चले जाएंगे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, अगर दवाई ना ली जाए। सो मलेरिया अभी भी, मतलब अभी भी हर 12 मिनट पे एक बच्चे की डेथ हो रही है। बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनकी बॉडी में, मैंने भी आपको बताया कि इसका जो लाइफ साइकिल है मलेरिया का, ये एक्चुअली हमारे रेड ब्लड सेल्स को बर्स्ट करता है थोड़ी देर के बाद। इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो रिपीट होते चले जाते हैं। यानी खून की कमी बहुत ज्यादा होती चली जाती है, और बच्चों में, क्योंकि बच्चों का साइज छोटा होता है, उनकी हर चीज कम होती है, उनका खून भी कम होता है, इसलिए मलेरिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर बच्चों में को मलेरिया हो तो बच्चों या बड़ों, जिसको भी मलेरिया हो, उसका फौरन ट्रीटमेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट है। अब देखिए मौजूदा बीमारी कोरोना जो चल रही है, इसका मसला क्या है कि ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो जिसका ट्रीटमेंट है उसका तो ट्रीटमेंट करना चाहिए फौरन से। आइडेंटिफिकेशन हो जाए इन सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर कि ये बीमारी है, फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो एंटी मलेरिया ड्रग्स अवेलेबल हैं, वो डॉक्टर से अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप एडवाइस लेके उस दवाई को लें। बहुत सारी एंटी मलेरिया ड्रग्स इफेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ठीक है जी। मलेरिया प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? मलेरिया प्रिवेंशन बेसिकली मॉस्किटो प्रोटेक्शन। वैसे तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह एक वैक्सीन भी बन गई है, लेकिन अब 2015 में बनी है। देखें कहाँ हम इसकी सारी बातों की बात कर रहे हैं, 1800, वैक्सीन अब जाके बनी है। वैक्सीन प्रोडक्शन इज और अभी भी उसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। 2015 में इसकी मलेरिया की वैक्सीन बनी है, और वो भी हर तरह के मलेरिया, और उसके लिए अभी तक नहीं कही जा सकती कि इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया 4 तरह का मलेरिया, और अफ्रीका में जिस तरह का मलेरिया वो बहुत खतरनाक है, उससे डेथ ज्यादा होती है। तो मॉस्किटो प्रोटेक्शन या मॉस्किटो के बाइट से बचना ये सबसे जरूरी है। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि जो पेशेंट है उसको बचा के रखें। पेशेंट को मॉस्किटो बाइट करेगा ना तो वो फिर और जगह फैलाएगा। तो मैंने ये बताया ना, मस्कीटो भी 2 तरह के हैं, एक वो जिनमें प्लाज्मोडियम है, एक वो जिनमें प्लाज्मोडियम नहीं है। जिनमें प्लाज्मोडियम नहीं है वो काटेंगे तो फिर सिर्फ हमें यही मसला होगा कि वेल्ट्स बने वगैरह, लेकिन अगर वो जिनमें प्लाज्मोडियम है वो हमें काटेंगे तो फिर ये बहुत सारे मसले हमारे जिस्म में शुरू हो जाएंगे। तो पेशेंट को जरूरी, और बाकी लोग भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें। एक तरीका ये है कि नेट्स लगाएं, लेकिन नेट सिर्फ सोते हुए लगाए जा सकते हैं, और उनमें भी यहाँ की जो गर्मी है, मतलब क्योंकि पंखे की हवा नहीं अच्छी पहुंच सकती वगैरह, बहुत ही डिफिकल्ट होता है वैसे नेट्स में सोना शदीद गर्मी में। लेकिन अगर बाकी या ये के डिफरेंट मस्कीटो रिपेलेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया विक्स एक आसान मस्कीटो रिपेलेंट है, जो कि बाकी मॉस्पेल वगैरह भी हैं, उनको यूज कर लें। लेकिन छोटे बच्चों के लिहाज से इनका यूज जरा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे अपने हाथ चूसते रहते हैं वगैरह, उंगलियां, तो उनको लगाएं तो पता चले कि वो उसको सक कर लें, जो कि डेंजरस हो सकता है। फिर ये कि कपड़े, मतलब गर्मियों में वैसे बच्चों का खास तौर पे बंदे, मतलब अगर जितने छोटे कपड़े होंगे इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा मस्कीटो को जगह। वैसे तो लॉन के कपड़े पहने हो तो कपड़ों के ऊपर से भी काट रहे होते हैं, मस्कीटोज अब बहुत ही तेज हो गए। या मस्कीटो किलर स्प्रेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको यूज किया जा सकता है। लेकिन ये केमिकल्स जो हैं, जो मोर्टीन वगैरह, जितने मोर्टीन मॉस्पेल के जितने प्रोडक्ट्स हैं, ये सब एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, और शायद आपने खुद भी नोट किया हो, मतलब कि जो चीज पहले मस्कीटो को किल करती थी अब नहीं किल कर रही। अब वो जो ऑयल है मोर्टीन का, जो रात को उस बॉटल में को अटैच कर देते हैं उसके हीटर के साथ और लगा देते हैं, पहले वो बड़ा इफेक्टिव था। वो रात को लगा दें, मतलब वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसकी स्मेल ज्यादा नहीं होती, और मच्छर बड़े अच्छे मर जाते थे, या नहीं काटते थे कम से कम। तो अब वो सही रात लगा भी रहता है और वो काटते भी रहते हैं मच्छर।
तो मच्छर जो है ना वो हर तरह की चीज को थोड़े अरसे में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। इवन ये नेट्स भी जो अब अफ्रीका में, मैंने आपको बताया अफ्रीका में ज्यादा खतरनाक है, अभी भी सबसे ज्यादा डेथ्स अफ्रीका में हो रही है, क्योंकि अफ्रीका का जो मलेरिया है, अल्लाह का शुक्र है वो इधर नहीं है, वो बहुत डेडली है, वो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा। अच्छा, ये अफ्रीका में डब्ल्यूएचओ ने ना जो नेट्स प्रोवाइड किए हैं वो मॉस्किटो रिपेलेंट केमिकल के साथ प्रोवाइड किए, उनके यूज की वजह से जो है ना वहां पे, वरना वो होता ये था कि मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर घुस जाते थे और काटते ही रहते थे। अभी भी अगर आप यूज करें नेट और उसमें मच्छर एक दो भी घुस जाए तो वो सही रात दावत आम उड़ाते रहते हैं। बहरहाल, अच्छा घरों को देखिए, हर वक्त बंदा नेट में नहीं रह सकता, नेट से बाहर भी निकलना होता, कोई काम भी करने होते, घरों को टोटली प्रोटेक्ट करें। नहीं, घर में कोई जगह ऐसी ना हो जहां से मच्छर घुस सके, जालियों के दरवाजे हों लगे हुए, हर दरवाजे पे, हर खिड़की पे, हर सुराख वगैरह को बंद करें, उसको कोई जगह ना दे जहां से वो एंटर हो सके। और दरवाजे भी ऐसे हों जो जो जल्दी मतलब इफेक्टिवली बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि दरवाजे खुलते बंद होते ही बहुत ज्यादा मच्छर अंदर घुसे। अच्छा, अब डेंगू की अभी हम आगे बात करेंगे, उसमें भी मस्कीटो का रोल है। तो पाकिस्तान पूरे में बहुत फ्यूमिगेशंस की गई। फ्यूमिगेशन भी अब आपने देखा होगा कि जी फ्यूमिगेशन करके जाते हैं, वो थोड़ी देर, कुछ दिन, एक दो दिन कुछ मच्छर कम होते हैं, फिर वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मस्कीटो की ब्रीडिंग स्पेस को खत्म किया जाए, कि जहां जहां वो पानी, खड़े पानी में ग्रो करते हैं, वो जगह अवेलेबल ना हो। तो लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि जो कुछ मच्छर हैं वो बारिश का भी जो थोड़ा सा पानी इकट्ठा होता है उसमें से भी वो कर लेते हैं अपनी रिप्रोडक्शन। तो एक चीज जो यहाँ नहीं डिस्कस की गई, यहाँ नहीं शो की गई, अगर हर हर एनिमल का कंट्रोल जो है ना वो अच्छा तब होता है जब उसको नेचुरली बायो प्रीडेटर से कंट्रोल किया जाए, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। मॉस्किटो का जो असल कंट्रोल है वो उन एनिमल्स के जरिए जो उसको खाते हैं। अब आप नोट करें, सोचें कौन से एनिमल्स हैं जो मच्छर को खाते हैं? जी, छिपकलियां खाती हैं, स्पाइडर्स खाते हैं, मेंढक खाते हैं। और गांव वगैरह में ये चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए बनिस्बत गांव में हालांकि बहुत मच्छर होते हैं लेकिन काटने वाले उतने ज्यादा, ये होते भी हैं, गांव में भी बहुत होते हैं बहरहाल। लेकिन हमारे घरों में, शहरों में क्या हुआ है, एक तो लोग बहुत ज्यादा हैं, कंसंट्रेशन, ये जो बीमारियां हैं, मलेरिया, मलेरिया प्रिवेंशन में एक इस चीज का भी रोल है कि कितनी डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मस्कीटो पॉपुलेशन, एंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्लाज्मोडियम। ये तीनों चीजें शहरों में ज्यादा हो, जहां हो जाती है वहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर डेंगू की बात करें, डेंगू फीवर भी कब बढ़ेगा? अगर ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, मस्कीटो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, और डेंगू का जो वायरस है, अब इसकी ट्रांसमिशन जो है ना, इसका फैलाव तकरीबन उसी तरह है। मॉस्किटो जिस तरह हम मलेरिया से बच सकते हैं, उसी तरह हम डेंगू से बच सकते हैं। इसमें ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है? एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो जो है ना, उसकी बॉडी के ऊपर व्हाइट पैचेस होते हैं, इनको देखें तो खासतौर पे मारें किसी तरह। ठीक है जी। और इसका जो कॉज है, मलेरिया का कॉज है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और डेंगू का कॉज है वायरस, डेंगू वायरस। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है जी। और वायरस की, जो डेंगू वायरस, इसकी 4 टाइप्स हैं, लेकिन ये ज्यादा डेंजरस है। और क्योंकि इसका इलाज नहीं, देखिए मलेरिया भी बहुत डेंजरस है, 50 बिलियन से ज्यादा लोग इसने थ्रू आउट हिस्ट्री मारे, लेकिन डेंगू फीवर जो है उसका मसला ये है कि अभी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरल इन्फेक्शन के एक्चुअली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होते आमतौर पे, ठीक है जी। जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म, मतलब जैसे हेपेटाइटिस बी और सी का आपने सुना हो कि उसकी इंटरफेरॉन थेरेपी होती है, या एड्स का कोई ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो महीनों में चलता है। डेंगू 2 से 7 दिन के अंदर जो है वो शुरू होता है, और विद इन फ्यू डेज जो है ना, अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ जाए तो ये फेटल हो सकता है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि एक दफा डेंगू वायरस का अटैक होता है एक वायरस से, तो आपकी बॉडी और इम्यून सिस्टम उससे बुरी तरह वीक हो जाते हैं। फिर अगर उसी जमाने में आपको थोड़ी रिकवरी भी है, थोड़ा ही टाइम गुजरा है, दूसरी दफा हो गया, आपका इम्यून सिस्टम और बॉडी और वीक हो जाएगी। तीसरी दफा मतलब जिसको दूसरी दफा वायरस होता है उसकी बॉडी मुश्किल से लड़ती है, तीसरी दफा होता है और मुश्किल से लड़ती है, अगर उसको चौथी दफा हुआ तो फिर तो मतलब बचने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, वो शख्स जो चारों तरह के डेंगू से बच जाए वो फिर इम्यून हो जाएगा डेंगू वायरस से। सिम्टम्स क्या है डेंगू के रैशेज होते हैं बॉडी के ऊपर, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर होता है, और पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे बहुत शदीद दर्द होता है, स्टमक पेन होता है,
पेट में दर्द होता है यानी कि वॉमिटिंग हो सकती है उसके साथ, वॉमिटिंग डायरिया बढ़ जाए खुदा ना खास्ता फिर बहुत डेंजरस हो जाती है सिचुएशन। हेडेक बहुत सिवियर होता है, मसल्स और जॉइंट पेन बहुत सिवियर होता है। मतलब डेंगू के पेशेंट्स जो है ना, जब तक उनको डेंगू होता है, एक तो बुखार बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ बुखार, और पेन आँखों के पीछे, कमर में, जोड़ों में, हड्डियों में, सर में बहुत शदीद दर्द होता है। और अमूमन 7 दिन तक ये सिचुएशन चलती है और कोई दवाई नहीं लेनी होती, सिर्फ पैरासिटामोल या पैनाडोल जो है ये लेनी होती है। वो भी उसकी डोज है कि 4 दफ़ा से ज़्यादा नहीं लेनी, पूरे दिन में 6 घंटे के बाद 1 दफ़ा लें। तकलीफ उससे थोड़ी सी कम होती है, बुखार थोड़ा सा कम होता है, फिर बढ़ जाता है। करना सिर्फ ये होता है, अगर खुदा न खास्ता वॉमिटिंग डायरिया वगैरह ना बढ़े या ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, तो फिर तो घर में रह के इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सिंपली ये होता है कि पानी ज़्यादा पीना होता है, ब्लड टेस्ट, ब्लड सीपी बार बार करवाना होता है, क्योंकि एक जो मसला है कि डेंगू वायरस जो है वो हमारी बॉडी के प्लेटलेट्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, और प्लेटलेट्स अगर बहुत कम हो जाएं फिर ब्लीडिंग खुद ब खुद शुरू हो जाती है और फिर डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर वॉमिटिंग डायरिया शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो डेंगू के ट्रीटमेंट में या मैनेजमेंट, एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजमेंट में वाटर इनटेक है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना बॉडी जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाती है। तो वॉमिटिंग डायरिया में तो पानी पानी की शदीद कमी हो रही होती है, आइंस की, डिजॉल्व सॉल्ट्स की और वाटर की शदीद कमी हो रही थी। इसलिए वॉमिटिंग डायरिया या ब्लीडिंग शुरू हो जाए या ब्लीडिंग से पहले भी ब्लड सीपी करवाते रहना चाहिए। अगर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है, अदरवाइज इट कैन बी फेटल। फेटल का मतलब होता है कि इससे डेथ हो सकती है। और इसका जो डेथ रेट है वो कोरोना से काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना बनिस्बत लेस फेटल है और डेंगू जो है ना वो ज़्यादा फेटल है, और पाकिस्तान में डेंगू जो है वो कई सालों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो प्रिवेंशन यही है कि मच्छरों को किसी तरह कंट्रोल किया जाए, चाहे इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल हो, चाहे इसका केमिकल कंट्रोल जो है ना। एक्चुअली मॉस्किटोज हैव द कैपेबिलिटी कि उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। वही केमिकल जिससे मॉस्किटोज पहले मर जाते थे अब नहीं मरते, तो वो हम बिला वजह हार्मफुल केमिकल अपने सराउंडिंग में ऐड भी कर रहे होते हैं और मच्छर मर भी नहीं रहे होते। सो केमिकल कंट्रोल इज नॉट इफेक्टिव। लाइफस्टाइल चेंजेस इफेक्टिव हैं, लेकिन वो किस हद तक हैं, और ये कि हम अपने घरों में मकड़ों और छिपकलियों और मेंढकों को कितना बर्दाश्त करते हैं, या कुछ पालना शुरू कर लें इनको।